नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों कहते हैं कि प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी कठिन होती हैं और वो कठिनाई अब एक बार पार हो चुकी है उन पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों के साथ। ये कठिनाई थी इतने दिन से जो 7 महीने से वेट कर रहे थे इस रिजल्ट का। जी हाँ, आरपीएससी ने बहुत ही ज़्यादा धीमे से भी धीमा प्रदर्शन करते हुए फाइनली 7 महीने बाद अब पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जारी होने से ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो अभ्यर्थी थे उनको भी खुशी हो रही है, क्योंकि शीघ्र ही अगले कुछ ही दिनों में उनका रिजल्ट भी जो है वो जारी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के इस रिजल्ट में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कुछ सिस्टम रहेगा। DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि विस्तृत आवेदन प्रपत्र जो है वो कब तक भेजना होगा, और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि कब तक इसके इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं, जो अभी टाइमलाइन चल रही है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस प्रतियोगी परीक्षा 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 16 मई को किया गया था और जीके वाला तो आपको पता ही 7 जनवरी को आयोजित हुआ था इसी साल के स्टार्टिंग में। ये वो रोल नंबर हैं जिनको फिलहाल उत्तीर्ण घोषित किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ में जो अपने साथियों के जो पूर्वानुमान थे पॉलिटिकल साइंस विषय के संबंधित, उनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि उन सभी के और मेरे भी साथ में जो पूर्वानुमान है वो सत्य सिद्ध हुए। 1501 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है और देखिए 81.43, तो 77 से 82 के समथिंग अपने पूर्वानुमान थे, न केवल मेरे और बल्कि मेरे जो साथी सहायक आचार्य और व्याख्याता हैं उनके भी, तो वो पूर्वानुमान इसमें सत्य सिद्ध हुए हैं। इंग्लिश में भी सत्य हुए थे। हिंदी और ड्राइंग और पेंटिंग में 7-8 अंक का जो है उसमें अंतर रह गया था, हमने थोड़ी सी कम बता दी थी और 7-8 अंक ज़्यादा चली गई थी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 1501 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। अब उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और उसे पूरी तरीके से भरकर 2 प्रतियों में समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जाति और अन्य वांछित प्रमाण पत्रों मूल एवं फोटो प्रति सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए। आपको ओरिजिनल वाला तो एक सेट ले जाना ही है, साथ ही साथ फोटोकॉपी के आपको 2 सेट ले जाने हैं। उनके ऊपर आपके सिग्नेचर यानी कि स्व प्रमाणित करना उसको जरूरी होगा। अब देखिए, साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए यही है कि साक्षात्कार के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस समय अलग से नहीं होगा। हिंदी वो विषय था या उसके अलावा भी और कई विषय थे जिसमें जो है पहले जो है डॉक्यूमेंट्स आपके मंगा लिए थे और उनको चेक इन करके पहले से रख लिया जाता था और बाद में जो है वो इंटरव्यू आयोजित किया जाता था। हालांकि उस समय भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन DAF जो है आपको पहले मंगा लिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी हमने ऐसा ही देखा कि जब इंटरव्यू आयोजित हो रहे हैं उससे 10-15 दिन पहले ये टाइमलाइन देके उनको जो है वो DAF के लिए बुलाया जा रहा है। कि DAF जो है विस्तृत आवेदन प्रपत्र मंगा लिया जाता है और अगर तब भी आप नहीं ले जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन भी ले जा सकते हैं। तब भी ये आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी कि जो आपके एजुकेशनल और उसके अलावा जो आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स, वो सारे तब भी चेक किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश में भी ऐसे ही किया गया था कि जैसे अब इंटरव्यू के भी डेट्स आ चुके हैं इंग्लिश की, तो उसके साथ ही जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो DAF भी आपको तभी लेके जाना है इसमें, क्योंकि अलग से कोई डेट नहीं दे रखी है। हालांकि हिंदी और हिंदी से पहले जितने भी विषयों के जो है परिणाम आए उसमें पहले जो है आपको DAF मंगाया गया था RPSC में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा। तो पहले डेट दी होती तो पहले पात्र अपात्र का निर्णय हो जाता, लेकिन अब पात्र अपात्र का कोई निर्णय नहीं है। वो तो मेन जब इंटरव्यू होगा तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो DAF अभी नहीं भेजना आपको, आप इंटरव्यू के टाइम ले जा सकते हैं या फिर RPSC की वेबसाइट आप समय समय पर चेक कर सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया होगी। तो उसमें अगर 10-15 दिन पहले अलग से कोई डेट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं। नहीं आती है तो इंटरव्यू के टाइम भी जो है ये ऑप्शन दिया जाता है। कई सारे ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे साथी हैं, उनको मैं जानता हूँ, जो पहले तो उनका वो नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वही नहीं था उनके पास, लेकिन एन वक्त पे वो प्रिंट आउट निकाल के लेके गए इंटरव्यू के टाइम में और उनको इंटरव्यू देने दिया गया और बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने भी हैं। तो ऐसे कुछ प्राइम एग्जाम्पल भी हैं अपने कॉलेजेस में। तो इसमें बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं है, इंटरव्यू तक आपके पास चीज़ें होनी चाहिए।
अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहता है जो रहेगा भी, हालांकि थोड़ा सा अब समय कम मिल रहा है, कॉलेज का काम रहता है तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ उत्तर, लेकिन जब भी दूंगा तो उसमें मुझे पता एक प्रश्न अवश्य होगा कि सर पिछला नेट क्लियर नहीं है, इसमें इंटरव्यू कॉल हो गया है, मतलब कि इस PDF में उनके रोल नंबर है, तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए। अभी जो 1 महीने बाद असिस्टेंट जो प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाई एग्ज़ाम या यूँ के नेट जो होगा वो अगर हम दे देते हैं और उसमें हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इतना वेट RPSC करेगी क्या। तो देखिए ये निर्भर करेगा कि इंटरव्यू कब से है। इंटरव्यू अगर आपके मार्च में आयोजित किए जाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि एक और विकल्प आपको इसमें मिल सकता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक आप मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा नेट का, तो उसका रिजल्ट 1 डेढ़ 2 महीने में आ जाएगा मार्च तक। और तब अगर आपके इंटरव्यू होते हैं तो जिस दिन इंटरव्यू का पहला दिवस होगा पॉलिटिकल साइंस का, उस दिन तक आपके पास सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भले ही आपका इंटरव्यू लास्ट दिन है, जेड से आपका नाम शुरू होता है या फिर जैसे अनुक्रमांक के अनुसार मोस्टली अभी किया जा रहा है, तो उसमें आपको 1 से अंतिम तक जो भी आपके अंतिम रोल नंबर पे आपका है, जैसे 1501 पे आप जो है अगर हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत की बात एक ही है कि आपके पहले दिन ही जो है वो नेट होना चाहिए। अंतिम दिन तक नेट हुआ है तो फिर वो पहले दिन वाला ही उसमें क्राइटेरिया रखा जाएगा और आपको फिर जो मेन जो सिलेक्शन लिस्ट होगी यानी कि जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आप इसमें ध्यान दीजिएगा। और 8 गुना अभ्यर्थी है, ये आप मान के चलिए 200 समथिंग ही अभ्यर्थी इसमें पास किए जाने हैं और 1500 पास किए, तो आप मान के चलो 7.5 गुना है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे बड़ा एक प्रश्न और है इस कट ऑफ के संबंध में कि सभी कैटेगरी की बराबर गई है। जी हाँ, जनरल की 81.43, SC की 81.43, ST की 81.43, OBC की 81.43, MBC की भी इतनी है और EWS की भी इतनी है। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। कई बार कहते हैं कि भाई आरक्षण वालों को ज़्यादा फ़ायदा है और जिनको कोई विशेष आरक्षण नहीं है उनको थोड़ा फ़ायदा कम है, तो इस बार वो सारी शिकायतें जो है वो दूर हो जाएंगी क्योंकि सबकी कट ऑफ बराबर है, किसी में RPSC ने कोई भेदभाव नहीं किया है। और एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये 19 पॉइंट समथिंग ही कैसे गई है जबकि 40% का रूल नहीं है। जी हाँ, रूल नहीं है 40% का। संस्कृत एजुकेशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें 40% का रूल है और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड देखोगे उसमें 40% का रूल है। थर्ड ग्रेड में तो अलग से रीट ही है 60% वाली, तो वही वो चीज़ सारी हो गई। बाकी आप एग्ज़ाम देखोगे तो CET वगैरह होता है उसमें 40% का रूल हो गया। तो 40% इज़ देयर, बट ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है अपने एजुकेशन सेक्टर का जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतनी बड़ी 6000 ग्रेड पे वाली सबसे बड़ी पोस्ट है, RS से भी 600 ज़्यादा, उसमें भी 40% नहीं है। अब आप देख लो तो एक्स सर्विसमैन और जो दिव्यांगजन हैं उनके 40% वाला रूल बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है, यानी कि जो 200 में से आपको 80 अंक चाहिए होते हैं वो जो है यहाँ पर नहीं गए हैं। और यहाँ आप देखोगे 80 से ऊपर है तो यहाँ तो 40% का रूल लगभग फॉलो हुआ है क्योंकि 200 अंक का जो पेपर है अपने तीनों मिला के उसमें से देखा जाए तो 40% अगर हम लगाएंगे तो यही है 80 अंक होते हैं, तो यहाँ तो हो गया फॉलो, यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ महिलाओं वगैरह की जो कैटेगरी उसमें अगर आप देखोगे तो 40% वाला रूल फॉलो नहीं हुआ है, जैसे 79.10, तो ठीक है वो लगभग 80 अंक आप मान सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हालांकि एक और बात आप देखिए कि 10% से अधिक प्रश्न जिसमें 5वां विकल्प नहीं भरा है वो ऐसे 14 अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया गया है, तो ये भी आप ज़रूर देखें। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से होना चाहिए, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होता है कंपटीशन एग्जाम में। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरव्यू कब से आयोजित होंगे, तो देखिए इंटरव्यू का जो आयोजन है वो फरवरी से पहले मुझे पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि दिसंबर जो अभी बचा है वो तो सारा आपके हिंदी और इंग्लिश के जो इंटरव्यूज़ हैं उसी में ही जाएगा। और इंग्लिश के भी जो इंटरव्यू का टाइम दिया गया है, हो सकता है कि एक और चरण, दूसरा चरण इंग्लिश का करवा दिया जाए। तो अगर दूसरा चरण करवाते हैं तो आप सीधे तौर पर एक बात मान के चलिए कि दूसरा चरण अगर होगा तो फिर वो जनवरी में ही जिसकी संभावना रहेगी। और कुछ और 8-10 विषय हैं जिनका जो है रिजल्ट अपने पॉलिटिकल साइंस से इंग्लिश से पहले आया था, तो उनके इंटरव्यू जनवरी में अगर कराती है RPSC, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनके रिजल्ट आए हुए, तो फिर मान के चलिए कि फरवरी से पहले पॉसिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू। और अगर वो नहीं कराती है तो जनवरी के मिड में आप मान के चलिए, हालांकि इसकी जानकारी आपको दिसंबर के एंड तक मिल जाएगी तो जनवरी में कहीं पॉसिबल होगा, और जनवरी में जानकारी आती है तो फिर फरवरी तक या जनवरी के लास्ट तक ही पॉसिबल होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इंग्लिश के जो 2 चरण होने वाले हैं उसके अलावा बाकी विषयों के अगर इंटरव्यू पहले कराती है RPSC, जिनके रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस से इंग्लिश से पहले आए हैं तो फिर फरवरी में होगा, और उनके अगर इंटरव्यू पहले नहीं करवा
करवाती है आरपीएससी, पॉलिटिकल साइंस को प्राथमिकता देती है, तो आप मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट वीक तक इसका इंटरव्यू हो जाएगा। आज से आप मिनिमम 1.5 महीना तो मान के चलो, और फिर ज़्यादा जो भी समय मिले जैसी अपनी किस्मत। और वही एक प्रश्न कि नेट जिनका क्लियर नहीं है तो उनका क्या होगा, तो उनको तो भाई फर्स्ट जो डे होगा पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू का, उस दिन से आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर बाद में चाहे आप भले 4 बार नेट कर लो, कोई मतलब नहीं है, पहले दिन आपका हो जाना चाहिए, नहीं तो आप सीधे तौर पर बाहर हो जाओगे। और ये एक और नेट का हालांकि विकल्प मिल गया है, अच्छे से आप दीजिए, क्या पता नेट हो, जेआरएफ हो, जो भी आपकी योग्यता या आपकी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छी बात है, एक विकल्प आपके पास और रह जाएगा। और क्या पता मार्च अप्रैल तक खिंच जाए इंटरव्यू और आपके पास एक बेनिफिट हो जाए और आपको ये पछताना नहीं पड़ेगा यार मेरे जो एपी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, नेट नहीं हुआ। तो उस पर आप फिलहाल फोकस रहिए, और उसकी जो तैयारी होगी उसके साथ साथ इसकी भी हो ही जाएगी इंटरव्यू की। तो फिलहाल आप जिनके नेट नहीं है वो नेट पे फोकस रहें, और जिनके नेट वगैरह सब कुछ क्लियर है वो बस अब इंटरव्यू के ही वीडियोस देखें, इंटरव्यू के को ही वो जो है एक तरीके से फेस करने की कोशिश करें। और सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप एक आईने के सामने बैठ जाइए, जो भी आपके अलमीरा वगैरह में लगा है या दीवार में लगा है उसके सामने बैठिए, और आप स्वयं को देखते हुए कुछ प्रश्न करिए और कुछ आप उत्तर करिए, या एक पेज पे कुछ एक प्रश्न लिख लीजिए, अलग अलग इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं उसको देख के, बहुत बेसिक चीज़ें अपने जो पॉलिटिकल साइंस में है, इंडियन पॉलिटिकल की, वेस्टर्न पॉलिटिकल की, वो सारी आप लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न कीजिए खुद ही खुद से। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और आपकी इंटरव्यू की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। फिर अगर मॉक इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हो फिर तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान रखिएगा, और कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।